हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंदना नौटियाल। और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के जो मेजर स्कूल्स हैं, जो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं, उनमें से हम एक प्रमुख संप्रदाय गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक हम मैक्स वर्दीमर को माना जाता है और इनके साथ साथ कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर, इन दोनों को भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का सह संस्थापक माना जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान एक सिद्धांत पर आधारित है कि जो हमारा होल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हम एक इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, सारे जीव जंतु आते हैं, लेकिन हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग को लेकर के इन्वायरमेंट को नहीं प्रेजेंट करते, या फिर हम किसी एक पेड़ को लेकर के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम उसको एज अ होल देखते हैं कि ह्यूमन को मिलकर के और पेड़ पौधे, हमारा जो सारा वातावरण है, उसको मिलकर के हमारा एक इन्वायरमेंट तैयार होता है। तो बेसिकली गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है, जो इसका संप्रदाय है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। आगे हम बात करेंगे कि गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है कि हम चीज़ों को उनके समग्र दृष्टिकोण को देख करके अपने आसपास के इन्वायरमेंट का बोध करते हैं। अब इसमें हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों में से एक है। इसमें हमने भी बात की थी कि इसके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, कोहलर हैं, कोफका और लेविन। लेविन का इसमें ज़्यादा योगदान नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेविन को बहुत कम दिखाया जाता है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है, वो बेसिकली जो विलियम वुंट का स्ट्रक्चरलिज्म था, उसके विरोध में था, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड हमेशा चीज़ों को ब्रेक फॉर्म में तोड़ करके उनको उन पर फोकस करता है, लेकिन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहता है कि हम चीज़ों को ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे, हम उनको एज अ होल पढ़ेंगे। इसलिए यह इस संरचनावादी दृष्टिकोण का विरोध करता है। गेस्टाल्टवाद ने हमें प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष को, मतलब एक जो हमारा जो पर्टिकुलर वो चीज़ है, उसको देखने पर बल दिया, और इसके लिए उसने कुछ नियम भी दिए, जिसमें से हम बात करेंगे। पहला नियम है समानता या समरूपता का नियम, जिसे हम सिमिलैरिटी लॉ भी कहते हैं। दूसरा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तीसरा है निरंतरता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। चौथा है हमारा लॉ ऑफ प्रेग्नेज्म, और पांचवा हमारा समापन का नियम, यानी लॉ ऑफ क्लोजर। तो गेस्टाल्ट ने, और इसके नियम देने के साथ साथ गेस्टाल्ट ने समस्या समाधान के लिए कुछ अनुप्रयोग भी किए, जिसमें से इस अनुप्रयोग शिक्षा में जब इन्होंने अनुप्रयोग किया, तो इसमें क्या आया, इसमें एक सिद्धांत निकल कर आया जिसे हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यानी इनसाइड थ्योरी, और इसका श्रेय जाता है वोल्फगैंग कोहलर को। तो आगे अब हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो स्थापना है, वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर द्वारा 1912 में की गई थी। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है कॉन्फ़िगरेशन, और हिंदी में अगर हम इसका अर्थ देखें तो आकार, आकृति, समष्टि या समग्र। गेस्टाल्ट के अनुसार जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, उनका जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो मनुष्य की मानसिक क्रियाओं पर आधारित है। और गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि मनुष्य किसी भी वस्तु या अवधारणा को उसके एक छोटे से पार्ट्स के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो पूरी अवधारणा को समझता है। आगे हम बात करेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जैसे बच्चा प्रयास करता है, कुछ सीखने का प्रयास करता है, उसमें त्रुटि करता है, लेकिन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान इससे संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि हम किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर चलते हैं, तो वह हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो कहता है कि हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसको एक बार ऑब्जर्व करें, उसको समझें, और अपने अंदर जब मनुष्य किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप होगी, और उसके बेसिस पे वो उस समस्या का समाधान जल्दी कर लेगा। इसमें अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है किसी भी समस्या को गहराई से देखना या समझना। इस संप्रदाय में दो अन्य मनोवैज्ञानिक जिनकी हमने बात करी, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और
इस संप्रदाय की स्थापना विलियम वुंट और टिचनर की जो संरचनावादी विचारधारा जिसकी हमने बात करी स्ट्रक्चरलिज्म की, तो उसके विरोध में हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने फंक्शनलिज्म का विरोध किया। फंक्शनलिज्म कहता है कि हमारा माइंड किसी ह्यूमन को एक नए इन्वायरमेंट को कैसे वो अडॉप्ट करता है, ये कहता है फंक्शनलिज्म। और उन्होंने कहा कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान इस चीज से भी संतुष्ट नहीं था। आगे हम बात करेंगे कुछ गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की। तो सबसे पहले हम मैक्स वर्दीमर की बात करते हैं। तो मैक्स वर्दीमर का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1880 को, और ये इनका जो है इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था उत्पादक चिंतन। इंग्लिश में बात करेंगे तो प्रोडक्टिव थिंकिंग, और ये इन्होंने प्रकाशित नहीं की थी, ये इनके सहयोगियों ने प्रकाशित की थी 1945 में। आगे हम बात करेंगे कर्ट कोफका के बारे में। तो कर्ट कोफका का जन्म 1886 में हुआ था। ये इनका जन्म बर्लिन में हुआ था, और इनकी मुलाकात मैक्स वर्दीमर से और वोल्फगैंग कोहलर से 1910 में हुई थी, और इसी के साथ इनका आकर्षण कहाँ हुआ, मनोविज्ञान की तरफ हुआ। 1921 में इनकी एक साइकोलॉजी की एक बुक पब्लिश हुई, द ग्रोथ ऑफ द माइंड, और इनके एक मनोविज्ञान की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हम जिसको कहते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये 1935 में प्रकाशित हुई थी। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में भी इन्होंने पर्याप्त कार्य किए। आगे हम बात करेंगे वोल्फगैंग कोहलर की। तो वोल्फगैंग कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 1887 में एस्टोनिया में हुआ था। इनकी सारी उपलब्धियों में, कई उपलब्धियों में से एक फेमस पुस्तक है द मेंटलिटी ऑफ एप्स। इन्होंने इसी पुस्तक पर इन्होंने अपने इनसाइट डेवलपमेंट के सिद्धांत के जितने भी प्रयोग इन्होंने एक चिंपैंजी पर किए हैं, उसका सारा इन्होंने उन सारे प्रयोगों को इन्होंने इस पुस्तक में क्रमशः दिया गया है। आगे अब हम गेस्टाल्ट सिद्धांत की विशेषताएं बताते हैं। तो अभी हमने पढ़ा गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या होता है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत का जो पहली विशेषता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। वो किसी भी चीज को पार्ट्स में नहीं देखेगा, वो हर चीज को किस में देखेगा, समग्र देखेगा। दूसरा है वास्तविकताओं को समझना। गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या करता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पुराने नॉलेज को एक तरफ रख के वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करता है। प्रचलित विचारधाराओं का विरोध। गेस्टाल्ट सिद्धांत जो हमारी प्रचलित विचारधारा यानी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इनका विरोध करता है, और इसी से गेस्टाल्ट सिद्धांत डेवलप हुआ था। इसका फोकस किस पे होता है, परसेप्शन पे होता है। आगे हम बात करेंगे इसके नियमों की। तो जो परसेप्शन पे मैंने अभी बताया कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो फोकस था वो परसेप्शन पे था। तो परसेप्शन पे फोकस देते हुए इन्होंने कुछ नियम दिए, जैसे समरूपता का नियम, सरलता का नियम, निकटता का नियम, समापन का नियम और निरंतरता का नियम। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले समरूपता के नियम की। समरूपता का अर्थ, इसका जो अर्थ है वो इसके इस शब्द में ही छुपा है। समरूपता जिसका एक ही रूप है, अर्थात जो वस्तुएं आमतौर पर समान दिखाई देती हैं उनको मानव मस्तिष्क एक कैटेगरी में रख देता है। जैसे हम वहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जो कुछ स्क्वायर्स हैं और कुछ स्पेयर्स हैं। तो जो स्क्वायर्स हैं उनको कुछ सर्कल्स और स्क्वायर, तो सर्कल को मानव मस्तिष्क ये नहीं देखेगा कि एक लाइन सर्कल की है एक स्क्वायर की है, वो सिर्फ ये बोलेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये है, एक ग्रुप सर्कल का है और एक ग्रुप हमारा स्क्वायर का है। तो यही हमारा समरूपता का नियम कहता है। अगला हम बात करेंगे सरलता के नियम की। तो सरलता का नियम ये कहता है कि मानव मस्तिष्क कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को भी इजी वे में देखने की कोशिश करता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे घर में होती है मोटे बुक्स, पतली बुक्स, सारी बुक्स होती है। अगर हम उनको मिक्स करके रखेंगे तो हमारा माइंड उनको ढूंढने में टाइम लगाएगा और उसके लिए वो ढूंढनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, पतली कॉपियाँ या पतली बुक्स ढूंढनी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए वो पतली किताबों को एक तरफ करता है और मोटी किताबों को एक तरफ करता है। तो है तो वही किताबें, पतली मोटी दोनों जगह हैं, पर एक तरफ क्या है, मानव मस्तिष्क ने उसको अलग अलग करके रखा है, इजी वे दे रखा है। तो यही हमारा सरलता का नियम कहता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को भी हम इजी वे दे दें। आगे हम बात करेंगे निकटता का नियम। इसको हम प्रॉक्सिमिटी लॉ भी कहते हैं। निकटता का नियम ये कहता है कि जो वस्तुएं भौतिक निकटता बनाए रखती हैं, जैसे कि वहां पर दिख रहा है कि कुछ त्रिभुज हैं और कुछ गोले हैं। तो वैसे तो अगर हम यहाँ पर उस लॉ की बात करें
जो हमने पहले पढ़ा था समरूपता, तो उसमें तो ये त्रिभुजों को एक ग्रुप में बना देगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करें निकटता की, तो त्रिभुज के निकट गोला है तो हम गोले और त्रिभुज का एक ग्रुप मान लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अब ट्रेन में जा रहे हैं तो मान लीजिए एक फैमिली के 5 मेंबर ट्रेन में जा रहे हैं। अब 3 मेंबर एक साथ बैठे हैं और 2 मेंबर कुछ अलग बैठे हैं। तो अगर कोई अजनबी आएगा वहाँ पर तो वो क्या सोचेगा कि जो 3 एक ग्रुप में बैठे हैं सिर्फ वही एक ग्रुप है, वही एक फैमिली है, और जो 2 अलग बैठे हैं वो अलग ग्रुप है। तो जिसको जो भौतिक निकटता बनाए रखता है, जो सामने सामने साथ साथ है, वो हमारा निकटता का नियम कहता है। निरंतरता का नियम कहता है कि मनोविज्ञान में निरंतरता का नियम, किसी चीज को हम कंटिन्यूअसली देखते हैं, वो इस लॉ में बताता है कि हम उसकी प्रवृत्ति को देखते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस जा रही है, चाहे वो उस कंटिन्यू लाइन में हो या ना हो। जैसे हम उस फिगर में देख सकते हैं कि कलर के हिसाब से तो जो रेड डॉटेड है वो यहाँ से और उधर की शेप में जा रहे हैं, और जो ब्लैक डॉटेड है वो नीचे के शेप में जा रहे हैं। लेकिन अगर मानव मस्तिष्क इसको सिंपल वे में देखेगा तो वो देखेगा कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ तक बन रही है, तो वो यहाँ से नीचे को चले जाएगा। इस फिगर से आप कंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोजर का नियम। क्लोजर का नियम कहता है कि हम जिस चीज़ को, हम किसी चीज़ को जैसे गैप भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 3 गोले हैं लेकिन तीनों अधूरे हैं। अब हम इसको फिल आउट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, इसको एक इजी वे देता है, और यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, इसको इस तरह से रखता है कि हमको एक ट्रायंगल शेप दिख रहा है, जो ट्रायंगल वहाँ पे एक्चुअल में है ही नहीं। आगे हम बात करेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग हैं। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत देने के बाद इसका इम्प्लीमेंट किया गया और इसके प्रयोगों को बहुत सारे क्षेत्रों में किया गया, जैसे धारणा और ध्यान जैसी प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अनुसंधान में भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को लिया गया। समस्या समाधान के अनुप्रयोग से भी लिया गया, जिससे कि आप सभी को जानते ही हैं कि इससे एक अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी डेवलप हुआ था। शिक्षा में भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रयोग आज भी होता जा रहा है और होता था। संचार और गेस्टाल्ट सिद्धांत, संचार में भी गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग होता है। आगे हम इसका कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन देखेंगे। तो जो गेस्टाल्ट स्कूल है, इसने सीखने को और अधिक सार्थक बनाने के लिए विषय वस्तु को समग्र रूप में से कक्षा में प्रस्तुत करने के महत्व पर जोर दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई टीचर क्लास में आता है और उसे कोई कंटेंट पढ़ाना है तो वो कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके ना पढ़ाए, बल्कि एक बार एज अ होल उस कंटेंट को बता दे, या हमें और उसके बाद उस कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाए। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमको बच्चों को सिलेबस बताना है, ठीक है, नहीं हमको बच्चों को कुछ एक सिलेबस स्टार्ट करना है, तो हम उस सिलेबस के पहले चैप्टर को पढ़ाएंगे। गेस्टाल्ट ऐसा नहीं कहता है, गेस्टाल्ट कहता है कि हम एक बार बच्चों को सारे चैप्टर से रूबरू करा दें, उसके बाद एक एक चैप्टर करके बच्चों को पढ़ाएं। गेस्टाल्ट सिद्धांत ने पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम के संगठन, अध्ययन योजना और कार्य योजना में भी गेस्टाल्ट सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है। शिक्षण की समग्र पद्धति, समग्र मूल्यांकन, अंतर्दृष्टि सीखने के व्यापक शिक्षा कार्यक्रम में भी गेस्टाल्ट आदि से प्रेरणा ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन की। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में गेस्टाल्ट ने क्या किया, समस्या समाधान दृष्टिकोण। गेस्टाल्ट कहता है कि समस्या समाधान दृष्टिकोण बच्चों में उनकी समस्या के समाधान के लिए बच्चों में इंसाइट डेवलप होनी चाहिए। इंसाइट डेवलप करने के लिए बच्चों को क्लास में उनका तार्किक चिंतन, अर्थात उनको लॉजिकल क्वेश्चन कराए जाएं, उनको उनकी क्लास में ऐसे इस तरह से पाठ्यक्रम बनाया जाए, इस तरह से उन्हें पढ़ाया जाए कि उनकी जो इंसाइट डेवलप हो और वो उस तरह से समस्या समाधान को करें। संपूर्ण से भाग तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने बताया कि हम किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, हम उनको एज अ होल देखेंगे। तो जब हम बच्चों में इंसाइट डेवलप करेंगे तो हम उनको एज अ होल पढ़ाएंगे। एज अ होल इस तरह से पढ़ाएंगे कि हम किसी चीज़ को, जैसे हम तार्किक चिंतन की बात कर रहे हैं तो उनमें इंसाइट डेवलप तब होगी जब हम तार्किक चिंतन क्लास में करेंगे, और तार्किक चिंतन को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। गेस्टाल्ट कहता है कि उसको भी करिकुलम में ऐड किया जाए, उसको एज अ पार्ट अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उसको करिकुलम में ऐड किया जाए। एकीकृत दृष्टिकोण, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं,
तो जो गेस्टाल्ट में इसका इम्प्लीकेशन, गेस्टाल्ट का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इसमें ये कहा जाता है कि जो उस विषय के टॉपिकों को एक तथ्य मात्र विषय ना माना जाए, उसको एकीकृत करके एक नया रूप दे करके उसको एक विषय माना जाए। प्रेरणा का महत्व, बच्चों में एक टीचर को बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और उन कक्षा में अपने कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले उनका ध्यान टीचर का कार्य है और वह बच्चों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। लक्ष्य उन्मुखीकरण, एक सीखना एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख कार्य है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके उद्देश्य क्या हैं और उनका लक्ष्य क्या है, ये एक शिक्षक को उनको बताना चाहिए। आगे हमने गेस्टाल्ट को विस्तृत से पढ़ा। अब हम इसका कंक्लूजन, अभी तक हमने जाना कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के रूप में विस्तार से जाना। हमने जाना कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उसने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें संपूर्ण अधिगम सामग्री को समूचे रूप में प्रस्तुत, अभी हमने बताया कि गेस्टाल्ट क्या कहता है कि पूरे जो वह क्लास में एक्टिविटी, चाहे वह साल भर की एक्टिविटी हो, 6 महीने की एक्टिविटी हो या केवल आज के दिन की एक्टिविटी हो, उसको वो पहले पूरा क्लासरूम में बताए, उसके बाद एक्टिविटी को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर पढ़ाए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने इसके नियम भी दिए हैं जिनकी हमने अभी अभी चर्चा करी है कि सरलता का नियम है, समरूपता का नियम है, निरंतरता का नियम है, समापन का नियम है, प्राप्त करना एक टीचर का निकटता का नियम है। ओके, थैंक यू।